नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी TM24 न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। स्वागत है। पेश है देश दुनिया के हालात से जुड़ी खबरों पर उर्दू अखबारों के तबसरे। तो कुछ खास तबसरे इस तरीके से हैं कि यूँ तो उर्दू अखबारों ने तमाम सियासी और गैर सियासी बातों पर अपना नज़रिया पेश किया है, लेकिन इसमें दिल्ली की आप सरकार के नायब वज़ीर आला डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को लेकर के पिछले दिनों आबकारी मामले में जिस तरीके से CBI जांच और दूसरे कार्रवाई में घसीटा जा रहा था, उससे तस्वीर अब बदल गई है। जिस तरीके से इस पर कार्रवाई की जा रही थी, डिप्टी CM पर तमाम इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि उन्होंने करोड़ों रुपए का आबकारी नीति में घोटाला किया है, तो उसकी CBI से जो छानबीन की गई है, जो उसमें बातें आई हैं सामने, उसमें कहीं मनीष सिसोदिया का नाम नहीं आया है। तो इस तरीके से सारा सीन ही उलट गया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से तैयारी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, रोज कोई ना कोई उनके खिलाफ ऐसे सबूत और स्ट्रिंग ऑपरेशन की बातें बताई जाती थी। इससे लगता था कि मनीष सिसोदिया इस मामले में बुरी तरह फंस जाएंगे और उनको जेल हो जाएगी। लेकिन कल जब अब CBI ने इसकी चार्जशीट पेश की है, तो उसमें मनीष सिसोदिया का नाम तक नहीं है। अब इसके बाद BJP के लोगों की तरफ से कोई भी बात नहीं कही जा रही है कि वो किस आधार पर और किस तरीके से मनीष सिसोदिया को इसमें घसीट रहे थे, लेकिन आपके सरकार के जिम्मेदारों की तरफ से ये बात जरूर कहनी शुरू की गई है। खुद अरविंद केजरीवाल जो इसके चीफ मिनिस्टर है दिल्ली आप सरकार के, और मनीष सिसोदिया और दूसरे तमाम लीडरों की तरफ से इस बात पर काफ़ी आपत्ति जताई गई कि BJP ने उसके खिलाफ तमाम झूठे षड्यंत्र रच करके आप सरकार को बदनाम करने की कोशिश की और मनीष सिसोदिया पर तमाम घिनौने आरोप लगाए। इसी सिलसिले में उनके प्रवक्ता विधायक सौरभ भारद्वाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की वजाहत की, इस बात को स्पष्ट किया है कि जिस तरीके से BJP ने इल्ज़ाम लगाए थे अवाम में, आप सरकार और मनीष सिसोदिया की बड़ी शीशा लेदर हुई थी। अब CBI की चार्जशीट आने के बाद ये बात साफ हो गई है कि ये खेल पूरी तरीके से फर्जी था और फर्जी तरीके से आप सरकार को बदनाम करने और मनीष सिसोदिया को बचाने की कोशिश की जा रही थी। तो बहरहाल इस मामले में अभी BJP की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है और आप सरकार में इसको लेकर के अब कहा जा रहा है कि BJP इसी तरह के नाटक करती रहती है ताकि आप सरकार और आपके लीडर के हौसले पस्त हो जाए। और उधर राजस्थान में कांग्रेस सरकार के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट के बीच जो उठापटक चल रही है, सियासी उठापटक चल रही है, उसको कांग्रेस संगठन ने काफ़ी गंभीरता से लिया है और इस सिलसिले में जयराम नरेश की तरफ से बहुत वजाहत की गई है, बहुत स्पष्टीकरण दिया गया है जनता के बीच। उन्होंने ये कहा है कि दोनों ही लीडर पार्टी के लिए बहुत अहम हैं और उनकी अहमियत है संगठन को, और ये मसला संगठन के लेवल का है, इसे संगठन के लेवल ही पर हल किया जाएगा। लेकिन उसमें उन्होंने सचिन पायलट की बहुत तारीफ की, उन्हें बहुत ही जुझारू और बहुत ऊर्जावान नेता बताया। इस तरीके से बहरहाल दोनों लीडरों की उन्होंने तारीफ की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये मामला जो है पूरी तरीके से अब संगठन क्या हो गया है और दोनों को मिलजुल करके काम करना पड़ेगा ताकि संगठन और आगे मजबूत हो सके। और उन्होंने ये भी कहा कि इनमें से दोनों में से किसी भी नेता को, लीडर को पार्टी अपने से अलग नहीं कर सकती, दोनों पार्टी के लिए उसी तरीके से महत्वपूर्ण है। बहरहाल अब इसमें फिलहाल तो संगठन की तरफ से ये बात कही गई है कि वो इस सिलसिले में संजीदगी से गौर कर रही है, लेकिन इसके साथ ही ये भी पता चला है कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के भीतर में अगले हफ्ते में शायद वेणुगोपाल को भेजा जाएगा, जो संगठन के महासचिव हैं कांग्रेस के, वो सुलह कराने की पहल के लिए जयपुर जाएंगे, राजस्थान से भेजा जाएगा उनको। बहरहाल अब इस मामले में क्या होगा और सचिन पायलट और अशोक गहलोत के दोनों धड़ों से वो बात करेंगे, उसमें क्या नतीजा निकलेगा और वो रिपोर्ट भी वो आला कमान को पेश करेंगे, उसके बाद क्या होगा तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अब क्या समझौता, नया समझौता क्या हुआ है। वो चीफ मिनिस्टर अभी बनना चाहेंगे
या अशोक गहलोत को पूरा अपना पीरियड पूरा करने देंगे, कार्यकाल का पूरा सरकार का। तो बहरहाल अब इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। और उधर सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिकों के मामले में एक बहुत ही दिलचस्प मुकदमा सामने आया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट से एक समलैंगिक जोड़े ने आपस में शादी करने के लिए कानूनी सलाह मांगी है। उसने कहा है कि हमारी शादी को कानूनी मान्यता मिले, इसलिए सुप्रीम कोर्ट हमको इसकी इजाज़त दे। अब हैदराबाद के रहने वाले दो शख्स ने, एक अभय डांग और सुप्रियो चक्रवर्ती ने, इस सिलसिले में ये दरखास्त लगाई है सुप्रीम कोर्ट में कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट अंतर्जातीय विवाह और जो तमाम ऐसे शादी के मसलों को हल करता रहा है, तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत उसको भी इस बात की इजाज़त दे कि वो अपने आज़ादी से शादी करके अपने जीवन बिता सके। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है कि वो बताए कि इसमें क्या हो सकता है। और कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से इसमें मदद करने की भी अपील की है। कहा है कि इस मामले को हल कराने के लिए जल्द अज जल्द तमाम तरह की जो भी मदद हो सकती है कोर्ट को मुहैया कराएं। अब ये दोनों लोग मियाँ बीवी की हैसियत से पिछले 10 सालों से हैदराबाद में रह रहे हैं, यानी पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं। अब इसे ये बाकायदा शादी करके उसकी मान्यता दिलाना चाहते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में अभी कोई फैसला इसलिए नहीं सुना पा रहा है कि उसको अभी सरकार से जवाब मिलना है कि सरकार में क्या मान्यताएं हैं और कैसे इसको होना है। तो LGBT का जो कानून बनाया गया था अभी उन्हें मान्यता देने के लिए, उसके तहत ये कैसे होगा, तो अब इसमें जो है अब 4 हफ्ते बाद सरकार की तरफ से क्या जवाब जाएगा, जब ये पूरा असली तस्वीर सामने आएगी कि समलैंगिकों को शादी करने की इजाज़त भारत में मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके अलावा कानपुर से सीसामऊ थाना क्षेत्र के एक स्कूल में एक बच्चे के स्कूल में 2 का पहाड़ाना सुनाने पर बहुत ही दिल दहला देने वाक़ा सामने आया है। उसे वहाँ के अनुदेशक टीचर ने ऐसी सज़ा देने की कोशिश की जिसमें उसकी जान जा सकती थी, बहुत बड़ा हादसा हो जाता। उसने बच्चे से 2 का पहाड़ा सुनाने को कहा और जब वो नहीं सुना पाया तो उसने उसके ऊपर ड्रिल मशीन से हमला कर दिया, यानी उससे मारना चाहा। बच्चे के हाथ में मामूली तो चोट आई, खराश आई, जख्म हो गया है, लेकिन तभी किसी ने उठ करके स्विच को ऑफ कर दिया, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होने से बच गया। तो टीचरों और स्कूल में बच्चों की तरफ से इस तरह की खबरें बराबर मिलती रहती हैं कि टीचर की ज्यादती से अगर बच्चा पढ़ाई में कहीं कमज़ोर है, उसकी कोई ऐसी हरकत पर जो सज़ा दी जाती है उसमें बच्चों की जान पर बनाती है। तो इस तरह के वाक़यात कम नहीं हो रहे हैं। कानपुर के सीसामऊ क्षेत्र में भी यही वाक़या पेश आया है और ये बड़ा हादसा होते होते बच गया। स्कूल में बच्चे की पिटाई और उस पर जुल्म की घटना की बात सुन करके BSA मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आवश्यक कार्रवाई की है और पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। बहरहाल बच्चों के साथ स्कूलों में इस तरीके के टीचरों की तरफ से सज़ा ना दी जाए, इस पर भी कानून को सख्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि टीचर ये समझने लगा है कि अगर हमको क्लास में बच्चा मिला है तो हम चाहे जैसे उसको पीटें। और इस तरीके के वाक़े पिछले दिनों हो चुके, जिसमें बच्चे की मौत तक हो गई कि एक ने अपने टीचर का वो पानी का गिलास छू लिया था तो उसको मारा, उसको मर ही गया वो। और भी ऐसी तमाम वाक़े आए दिन सामने आते रहते हैं कि टीचर नाराज़ हुए और टीचर को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। तो बहरहाल ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है, दिल दहला देने वाला है कि ये बच्चा 11 साल का बच्चा, 5वीं क्लास का बच्चा, उस पर ड्रिल मशीन से हमला कर दिया टीचर। तो इससे पूरे स्कूल में दहशत फैली हुई है और बच्चों में बहुत सहमे हुए हैं। लोग अपने बच्चों को अब स्कूल जाने से भी रोकने लगेंगे अगर इस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। बहरहाल अब इस पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या, एजुकेशन डिपार्टमेंट, सरकार क्या एक्शन लेती है, ये देखने वाला हो। और उधर कानपुर के ही रसूलाबाद क्षेत्र के गांव नारखास मजरा हमीरपुर में एक शख्स को 3 सगे भाइयों ने इतना पीटा कि वो मर गया और उसके साथ एक शख्स को अधमरा कर डाला।
इन लोगों ने उसकी सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी कि उनको शक था कि इस व्यक्ति के जादू टोना करने से हमारे पिताजी बीमार पड़ गए। जिस शख्स को मारा है उसका नाम मुन्नू लाल बताया जाता है। मुन्नू लाल जो है वो इनके यहाँ आता जाता था और काम करता था कुछ। तो इन लोगों को ये लगा कि इसके जादू टोने टोटके वजह से हमारे बाप बीमार रहने लगे। बस इन लोगों ने उसको जो घेर के बेरहमी से पीटा, इतना पीटा कि उसकी मौत वाकई हो गई और दूसरा भी उसके साथ था उसको भी अधमरा कर डाला। हालत ये थी कि जो गांव के लोग ये मंदिर देख करके इकट्ठा हुए वहाँ, उन्होंने सोचा कि लाओ जो जख्मी है उसको अस्पताल पहुँचाते। तो इनके इतने हौसले बुलंद थे कि उसको हॉस्पिटल नहीं जाने दे रहे। बहरहाल गांव वालों ने जब मुखालफत की और उनको ललकारा कि अभी हम लोग मिल के तुम्हें मारेंगे, तब जा कर के वो लोग पीछे हटे हैं और उसको वहाँ पहुँचाया गया है। तो इस तरीके से बहुत दर्दनाक वाक़या वहाँ पेश आया है और पुलिस को इत्तला मिली है तो पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। और तीनों भाइयों में एक भाई सुनील ने पुलिस को ये बताया कि हमें ये शक था कि हमारे बाप के बीमार डालने के लिए, जायदाद हड़पने के लिए ये आदमी टालू टुटका कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने गुस्से में आके इसे मार डाला है। बहरहाल पुलिस अब कार्रवाई कर रही है इस मामले में। और अब कुछ खबरें विदेशों से भी। अमेरिका में कुछ दिन पहले सामूहिक गोलीबारी यानी हुई का वाक़या पेश आया था। ऐसे 2 वाक़े हुए थे जिसमें गोलीबारी में लोगों को दहशत फैला दी गई थी, लोग मारे गए थे। तो उसके बाद से वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काफ़ी संजीदगी दिखाना शुरू कर दी। वो इसको लेके काफ़ी गंभीर है। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश ये है कि इस तरह के हथियारों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, तभी से वो कह रहे हैं। और उन्होंने इस बात को बाइडेन ने फिर दोहराया है। वो शुक्रवार को मैसाचुसेट्स नानटुकेट में अपनी यात्रा के दौरान अखबार नवीसों से बात कर रहे थे और उन्होंने वहाँ ये कहा कि वो चाहते हैं कि हमले में इस्तेमाल होने वाले हथियार का इस्तेमाल बंद हो जाए। ऐसे हथियार जल्दी दस्तयाब उपलब्धि ना हो कि लोग उसको आसानी से हासिल करके हमला करें और किसी की मौत हो जाए। तो बहरहाल उनकी ये टिप्पणी सामने के आने के बाद ये समझा जा रहा है कि अमेरिका अब ऐसे मामलों में अपने को काफ़ी एहतियात से रखना चाहता है, अपने अवाम को बचाना चाहता है कि ऐसे लोग हमला न करने पाए। और उधर यूक्रेन में रूस की मिसाइलों और ड्रोन के हमले से देश के अंदर, यूक्रेन के अंदर 80% आबादी को बिजली संकट से जूझना पड़ रहा है। इस हमले में वहाँ की बिजली व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। 80% आबादी अंधेरे से जूझ रही है। इस संकट से निपटने के लिए वहाँ की सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन वो कामयाबी नज़र नहीं आ रही है। खबरों में कहा जा रहा है कि यूक्रेन में अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे मानव जाति के लिए काफ़ी खतरनाक बताया है और शंका जाहिर की है कि अगर ये संकट ऐसे ही बना रहा तो लोग वहाँ से लाखों लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। तो बहरहाल यूक्रेन में जिस तरीके के हालात हैं, जंग चल रही है, वो सभी जानते हैं। लेकिन अब वहाँ पर एक नया अवामी संकट पैदा हो गया बिजली का। लोग कब तक अंधेरे बनाएंगे, इसका क्या हल निकलेगा? बहरहाल कोशिशें हो रही हैं। तो दोस्तों, आज के तबसरे में इतना ही। दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।